Hello student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry at Swami Vivekanand Government College, Khedadi. Today we will start your paper first, CH501, which is Application of Spectroscopy, Photochemistry and Solid State Chemistry. So as we start your paper first we will discuss the syllabus of paper first. This paper have been divided in 5 units. First unit will cover ultraviolet and visible spectroscopy and infrared spectroscopy. In unit second, it will cover Moebius spectroscopy and ORD, optical rotated dispersion, CD, circular dichroism and magnetic properties of transition metal complexes. Third unit will cover carbon-13 NMR spectroscopy and mass spectroscopy. In fourth unit, it's about photochemical reaction, determination of reaction mechanism, photochemistry of alkenes, photochemistry of carbonyl compounds. And your last fifth unit will cover solid state reactions, crystal defect and non-stoichiometry, electronic properties and band theory, and last it's organic solid. So these are the books which have been suggested, and that will cover all the topics. You can note down all the books. For unit first, second, third, these are some R.S. Drago and inorganic and coordination compounds. For unit fourth, these are the K.K. Rothke Mukherjee, and you can all read and discuss. Now we will start your unit first, and first chapter is the ultraviolet and visible spectroscopy, and these are the topics that we will discuss. जैसा कि हमने स्टार्ट किया है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इससे पहले हमें ये समझना है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है. व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? सो द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सब्सटेंस by observation of its interaction with electromagnetic radiation. तो हम क्या करते हैं कि हमें किसी भी सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर या एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर स्टडी करनी होती है तो हम उस सैंपल की रेडिएशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं. उस इंटरेक्शन से जो भी हमें ऑब्जर्व होता है, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. और ये स्टडी हम दो तरह की कर सकते हैं. क्वालिटेटिव स्टडीज़ भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं. तो क्वांटिटेटिव स्टडी फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ ए मटेरियल इन ए सैंपल. किसी पर्टिकुलर सैंपल में बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग एटम्स हो सकते हैं. उनका अमाउंट जिसका हमें पता करना है, ऑब्जर्व करना है, स्टडी करना है, उसका अमाउंट उस सैंपल में कितना है. सेकंड है क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं? इट्स फॉर आइडेंटिफाइंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सैंपल. किसी सैंपल का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये हम स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में. इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहाँ से आई, क्या है. इसके लिए सबसे हम पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? सो मैनी डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसमिटिंग एनर्जी एंड दीज फिनोमिना कम टुगेदर इन ए वन फिजिकल एंटिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. बहुत सारे ट्रांसमिशंस होते हैं, उन सब की एनर्जी डिफरेंट होती है, उनके फिनोमिनाज अलग अलग होते हैं, बट ये जो ट्रांसमिटिंग एनर्जी है और ये इनके जो फिनोमिना है, इनको हम अगर कंबाइन कर दें इन वन फिजिकल एंटिटी, वो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको कंबाइन किया गया है.
हर पार्ट की एक डिफरेंट एनर्जी होती है और उस डिफरेंट एनर्जी के अकॉर्डिंग उनका जो फिनोमिना होता है वो अलग अलग होता है। द डिफरेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ रेडिएशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रेडिएट। वो कौन सी एनर्जी रेडिएट करेंगे? जो सोर्स से हमने रेडिएशन दी उनका जो डिफरेंस है उसको रेडिएट करते हैं। द रेडिएशन फ्रॉम दीज एंड अदर सोर्सेज कवर द रेंज ऑफ एनर्जीज। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जैसे ही हम जाते हैं वेवलेंथ विल इंक्रीज बट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होंगी इसको अगर हम बताना चाहें तो इससे बता सकते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू। E मतलब एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। बट हम ये भी जानते हैं म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगी। तो इसीलिए गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। इसका मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और उसकी एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इम्प्रोपोर्शनल है। सो रेडिएशन इज ट्रांसमिटेड इन ए वेव फॉर्म। वेव फॉर्म में रेडिएशन का ट्रांसमिशन होता है। जितनी भी रेडिएशंस है सबका ट्रांसमिशन वेव फॉर्म में हो सकता है, सेम वेलोसिटी से हो सकता है, परंतु उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। लो एनर्जी रेडिएशन हैज़ ए लॉन्ग वेवलेंथ, हाई एनर्जी रेडिएशन हैज़ ए शॉर्ट वेवलेंथ। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर रेडिएशन की, तो रेडिएशन एनर्जी है क्या? द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन एनर्जी will interact with the molecule in different ways. High energy source produce breaking of bond. कुछ एग्जांपल्स हैं एक्स रेज, गामा रेज। होता क्या है कि जितने भी डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस हैं इनका जो इंट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के साथ वो होने के बाद उनके रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। किसी पर्टिकुलर रेडिएशन से वाइब्रेशन हो सकता है, किसी रेडिएशन से मॉलिक्यूल में रोटेशन हो सकते हैं। इसी तरह से किसी पर्टिकुलर रेडिएशन से जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमने कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया, इसमें हमने कुछ लाइट पास की सैंपल में से, तो हम क्या देखते हैं, सम ऑफ द वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब व्हाइल द अदर बिलोंगिंग टू द लाइट सोर्स रिमेन अनअफेक्टेड। जो मॉलिक्यूल है वो किसी पर्टिकुलर रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो भी है रेडिएशन की, उसको एब्जॉर्ब करेगा। उसके अलावा जितनी भी उसकी वेवलेंथ हैं वो अनइफेक्टेड रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर क्वांटाइज्ड। एनी वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब विल बी ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स परमिसेबल फॉर इट्स एटम। जैसे कि हमने बात की थी कि एनर्जी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होगा, रोटेशन होगा, किस तरह से हो सकता है। द वेवलेंथ एब्जॉर्ब आर मेजर विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात कर रहे हैं तो इन सब का जो ऑब्जर्वेशन है इनको जहाँ मेज़र किया जाएगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। इसके लिए हम एक प्लॉट भी बना सकते हैं एब्जॉर्प्शन का वेवलेंथ के अगेंस्ट। वी गेट सर्टेन एब्जॉर्प्शन बैंड which are highly characterized of a compound, and the technique provide an excellent tool to ascertain the molecular structure of unknown substance। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो रेडिएशन एनर्जी, मीडियम एनर्जी सोर्स एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से जैसे ही हम एनर्जी देते हैं, दो टाइप की एनर्जी हम दे सकते हैं, वो थर्मल एनर्जी भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हो सकती है। उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, एक्साइट होने के बाद वो हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे। हायर एनर्जी लेवल में जाने के बाद यहाँ पर अपनी लाइट को इमिट करके, पहले उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब की हायर एनर्जी में जाने के लिए, उसके बाद वापस से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए उनको लाइट इमिट करनी होगी। वो जो लाइट इमिट हुई है
उसकी एनर्जी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेवलेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम उस मॉलिक्यूल का या सैंपल का एनालिसिस कर सकते हैं। फिर हम रेडिएशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। इस यूनिट में हमें दो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जैसा कि बताया गया है, मीडियम एनर्जी सोर्स एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमने सोर्स लिया है एक्साइट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, उनकी जो एनर्जी है वो मीडियम होगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगी, बहुत कम भी नहीं होगी। बट अगर हम बात करते हैं इंफ्रारेड के लिए, तो इंफ्रारेड के लिए इन कंपेयर टू यूवी विजिबल हमें लो एनर्जी सोर्स चाहिए जो कि प्रोड्यूस करे वाइब्रेशन इन केमिकल बॉन्ड्स, उसकी वजह से केमिकल बॉन्ड में वाइब्रेशन हो। यूवी विजिबल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी हमने लो ली है बट इट्स इनफ टू वाइब्रेट केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ए सब्सटेंस। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स की। माइक्रोवेव रेडियो वेव्स के लिए क्या होगा, इनकी भी जो एनर्जी सोर्स है वेरी लो एनर्जी सोर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें वाइब्रेशन नहीं करवाना है, रोटेशन करवाना है केमिकल्स बॉन्ड में। तो किसी भी सब्सटेंस के जो केमिकल बॉन्डिंग है उनमें रोटेशन होगा, वाइब्रेशन होगा या इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, ये डिपेंड करता है कि एनर्जी कितनी है, जो कि हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ चुके हैं। एक बार दोबारा हम देख सकते हैं। ये हमने बात की माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड दोनों से ज़्यादा है। इसका मतलब इनकी जो एनर्जी है वो इन दोनों की कंपैरिजन में कम है, तो बहुत ही लो एनर्जी सोर्स हमें चाहिए। अगर हम बात करते हैं इंफ्रारेड की, तो इंफ्रारेड की क्या के लिए हम देख सकते हैं जो एनर्जी है वो माइक्रोवेव से थोड़ी ज़्यादा होगी रेडिएशन से और अल्ट्रावायलेट से कम होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट के लिए, तो इनके लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, परंतु ज़्यादा मतलब मीडियम बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी तो गामा रेज की है, सबसे कम रेडियो वेव्स की है। तो मीडियम एनर्जी और फ्रिक्वेंसी होंगी और इनकी वेवलेंथ है वो कंपैरेटिवली हायर होंगी इन कंपेयर टू विजिबल, लोअर होंगी इन कंपेयर टू विजिबल और इंफ्रारेड। रेडिएशन एनर्जी के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जैसे कि हमने देखा था कि इसकी एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वो इन बिटवीन है अल्ट्रावायलेट और नियर और फार इंफ्रारेड रीजन में। जब हम बात करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो एक तो हमें ये देखना है कि विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये पूरा कवर करते हैं वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 200 टू 800 माइक्रोमीटर। अब हम पर्टिकुलर अगर विजिबल की बात कर रहे हैं, तो ये जो सनलाइट है, वाइट लाइट है, ये होती है विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़, और ये कवर करती है एक वेवलेंथ रेंज जो है 380 टू 750 नैनोमीटर। Simple physical experiments show that white light is actually the composition of range of color. ये कंपोजिशन है जो हमने यहाँ दिखाया है कि अगर प्रिज्म से लाइट को हम पास करते हैं, लाइट को पास करने से क्या होगा, इट स्प्लिट अप टू इनटू 7 कलर which correspond to a definite wavelength, and this phenomena is called the dispersion. Thus, a group of electromagnetic radiation can be split into various components for the analysis. हमने यहाँ विजिबल के लिए क्या किया, वाइट लाइट को पास किया और हमें 7 कलर्स मिलते हैं, जिसको हम बता सकते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। और इन सभी कलर्स का अलग होने का मतलब ये है कि इन सब की वेवलेंथ अलग है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इनकी एनर्जी अलग है। When white light falls on a object, the color detected by the eye will depend upon the absorption reflection property of the material in the object. कि उस जो मटेरियल जिसने उस लाइट को एब्जॉर्ब किया है, वाइट लाइट को, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कौन से कलर को एब्जॉर्ब करेगा, कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें सब्सटेंस के कलर्स दिखाई देते हैं। इफ़ द मटेरियल completely reflect
all the light, it appears white. उसने सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया तो वो हमें वाइट ही दिखाई देगा. If material absorb a constant fraction of the light across the spectrum, it appear gray. If the material completely absorb all the light, then definitely it will appear as a black color. यहाँ पर हमने ये चार्ट दिखाया है. इस चार्ट से हम देख सकते हैं when a sample only absorb light of a single wavelength, the eye sees complementary colors. हमने 7 कलर्स की बात की थी. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो यहाँ पे हम इन सब की अलग से वेवलेंथ देख सकते हैं. अगर वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब किया है सब्सटेंस ने, इसका मतलब उसने 380 से 430 वेवलेंथ रेंज को एब्जॉर्ब किया है. उस रेंज को एब्जॉर्ब करने से अब हमें जो कलर दिखाई देगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होगा वो येलो ग्रीन होगा, जो हम अपने आई से देख सकते हैं. कलर एब्जॉर्ब अगर ब्लू किया गया है, इसका मतलब 430 टू 480 की वेवलेंथ रेंज को एब्जॉर्ब किया गया है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा वो होगा येलो. इसी तरह से अगर 480 से 490 वेवलेंथ रेंज का मतलब ग्रीन ब्लू कलर किसी सैंपल ने एब्जॉर्ब किया है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा वो ऑरेंज. और यदि ब्लू ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हुआ है जिसकी वेवलेंथ है 490 टू 500, देन कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड. ग्रीन एब्जॉर्ब करते हैं कलर तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर पर्पल. येलो ग्रीन के केस में वायलेट एंड येलो के केस में ब्लू, जो हम ऊपर देख सकते हैं. जब ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया गया तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो हुआ येलो, बट जब येलो एब्जॉर्ब किया गया तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो हुआ वो हुआ ब्लू. ऐसा ही सेम हम देख सकते हैं. ग्रीन ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज हमने देखा, और ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब करने पर जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर देख सकते हैं वो है ग्रीन ब्लू. और अगर रेड कलर एब्जॉर्ब किया गया तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो होगा ब्लू ग्रीन. इसको हम यहाँ इस चार्ट से भी देख सकते हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. तो ये ग्राउंड स्टेट में हमने मॉलिक्यूल शो किए हैं S0 और S1 इन द एक्साइटेड स्टेट. तो अब हम ये देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ द एनर्जी लेवल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एनर्जी रिसीव्ड. मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी रिसीव करता है उसके बेसिस पे उसकी एनर्जी लेवल्स में क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या चेंजेस होगा, वो हम बता सकते हैं. अगर यूवी विजिबल रेडिएशंस की एनर्जी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होंगे और एक्साइट होकर अपर लेवल में जाएंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं. इसी तरह अगर IR के होंगे तो उसके मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होंगे, और अगर माइक्रोवेव रेडिएशंस अगर हम देते हैं किसी मॉलिक्यूल को तो उसके रोटेशंस होंगे. मॉलिक्यूल्स में रोटेशंस होंगे तो रोटेशनल लेवल में चेंजेस होंगे, जो कि हम इस डायग्राम से भी बता सकते हैं. सो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने कंप्लीट किया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, रेडिएशंस क्या है, रेडिएंट एनर्जी क्या है, और उसके अलावा जो ट्रांजिशंस हैं वाइब्रेशनल, रोटेशनल, किस तरह से हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में क्या चेंज आएगा, एनर्जी की वजह से जो उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो कितना हम कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जिसमें हम कंप्लीटली पढ़ेंगे अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. थैंक यू फॉर टुडे.